बचपन में पढ़ाया जाता है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन क्या कहेंगे जब इसी ऑनेस्टी की वजह से किसी की जान चली जाए और गरीब माँ बाप का इकलौता सहारा भी छीन जाए। दोस्तों, आज जिस घटना की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं वह बांग्लादेश की है। 2023 में घटी इस घटना ने पूरे बांग्लादेश में सनसनी फैला दी और लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा देखा गया था। इतने भारी गुस्से की वजह थी विक्टिम के साथ हैवानों द्वारा की गई हैवानियत। दुनिया इसे शिबली सादिक सिदोई नाम से जानती है। तो आखिर इस शिबली सादिक सिदोई की पूरी कहानी क्या है? इस कहानी का ईमानदारी से क्या ताल्लुक था और आगे इस केस में क्या हुआ? चलिए जानते हैं तफसील से वीडियो में। इस केस के आरोपी के साथ जो कुछ भी वहां की आम जनता ने किया था वह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, यह कहानी बांग्लादेश की है। इस कहानी का अहम किरदार है 20 साल का एक बांग्लादेशी लड़का जिसका नाम है शिबली सादिक सिदोई। शिबली का जन्म बांग्लादेश के चट्टोग्राम नाम की जगह पर हुआ था। इसका संबंध एक बेहद ही गरीब परिवार से था। माता पिता बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। पेशे से शिबली के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। भले ही शिबली एक गरीब परिवार से था लेकिन पढ़ाई में वह बहुत तेज था। अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। शिबली अच्छी तरह जानता था कि उसके परिवार की हैसियत इतनी नहीं है कि कॉलेज का फीस वक्त पर दे पाए। परिवार का बोझ ना पड़े इसलिए शिबली पास के ही एक पोल्ट्री फार्म में बतौर मैनेजर काम करने लगता है। इस चिकन फार्म में शिबली के अलावा और 6 लोग काम करते थे। उन सभी में शिबली की उम्र सबसे कम थी। लेकिन शिबली पढ़ा लिखा था इसलिए फार्म की पूरी जिम्मेदारी फार्म के मालिक ने शिबली को ही दे दिया था। इसलिए वहां काम करने वाले सभी लोग शिबली के मुताबिक ही काम करते थे। रोजाना सुबह शिबली काम के लिए अपने घर से निकलता था और शाम होने तक अपने घर वापस आ जाता था। लेकिन 28 अगस्त 2023 को ऐसा नहीं होता है। शिबली सुबह काम पर जाता है लेकिन काफी शाम हो जाती है, वह वापस घर नहीं आता है। देर होने पर शिबली के परिवार वालों को उसकी फिक्र होने लगती है। इसलिए वह शिबली को फोन करते हैं लेकिन फोन बंद आ रहा होता है। फिर यह लोग कुछ जानने वालों को फोन करके शिबली की जानकारी हासिल करते हैं लेकिन किसी से कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब परिवार वाले शिबली का इंतजार कर रहे थे कि अचानक रात में शिबली की मां नाहिद अख्तर के मोबाइल पर शिबली का फोन आता है। बहुत घबराई हुई आवाज में शिबली अपनी मां से कहता है कि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है। यह लोग जितना पैसा मांग रहे हैं उसे दे दो और मुझे बचा लो। इससे पहले कि उसकी मां कुछ कह पाती उसका फोन कट जाता है। उसके बाद वह लोग शिबली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर कुछ घंटे बाद अनजान नंबर से फोन आता है। इस बार फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को जिंदा वापस चाहते हो तो 15 लाख बांग्लादेशी टके का इंतजाम कर लो। शिबली के परिवार के लिए 15 लाख रुपये बहुत बड़ी रकम थी। फिर भी अपने बेटे को बचाने के लिए वह लोग रकम का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी शिबली के पिता इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। बड़ी मुश्किल से 2 लाख रुपये का इंतजाम कर पाए थे। अगली बार जब किडनैपर फोन करता है तो शिबली के पिता कहते हैं कि मैं 15 लाख तो नहीं 2 लाख का इंतजाम कर पाया हूँ, इसलिए आप लोग फिरौती की रकम कम कर दे। शिबली के पिता की बात किडनैपर मान लेता है और अब फिरौती की रकम 2 लाख कर दिया जाता है। जब शिबली के पिता पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो किडनैपर उन्हें 4 सितंबर 2023 को फोन करके बंदरबाट के एक जगह पर बुलाता है। शिबली के पिता बताई गई जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर किडनैपर पैसे लेकर चला जाता है और जाते जाते किडनैपर धमकी देता है कि अगर तुमने पुलिस को या किसी और को इस बात की जानकारी दी तो अपने बेटे से हाथ धो देगा। पैसा लेने के बाद किडनैपर यह भी कहता है कि शाम तक तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। यह सुनकर शिबली के पिता थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। फिर घर आने के बाद
अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन उनका इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इंतजार करते करते कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन शिवली घर नहीं आता है। वैसे तो किडनैपर ने पुलिस में जाने से मना किया था, लेकिन जब पैसा देने के 3 दिन बाद भी शिवली वापस नहीं आता है, तो अब शिवली के परिवार वाले पुलिस में जाने का फैसला करते हैं। परिवार वाले की शिकायत पर राउजन पुलिस स्टेशन में शिवली की किडनैपिंग का केस दर्ज किया जाता है। पुलिस वाले अपने शुरुआती की जांच में सबसे पहले शिवली के परिवार वालों से पूछताछ करते हैं। शुरुआती पूछताछ में शिवली की मां पुलिस को बताती है कि शिवली जिस पोल्ट्री फार्म में काम किया करता था, वही काम करने वाले कुछ साथियों से कुछ महीने पहले उसका झगड़ा हो गया था। परिवार वालों के इस बयान के बाद पुलिस वाले सबसे पहले पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले मजदूरों की तलाश में लग जाते हैं। एक के बाद एक करके 6 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पहली गिरफ्तारी 10 सितंबर को हुई थी। गिरफ्तार किए गए मजदूरों में ओमचिंग मामा, स्विसिंग मुंग मामा, अंगतुंग मुंग मामा तथा उग्यात माई मामा शामिल थे। इसके बाद पुलिस 2 और व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आने वाले मामा संप्रदाय से थे। जब इन सभी से पूछताछ शुरू की जाती है, तो एक एक करके सभी आरोपी पुलिस के सामने शिवली के बारे में जानने से इनकार कर देते हैं। जब पुलिस वाले इन आरोपियों से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है, तो गिरफ्तार किए गए 6 व्यक्ति में से एक कहता है कि हमने सब कुछ ओमचिंग मामा के कहने पर ही किया था। अब पुलिस वाले ओमचिंग मामा को ही क्राइम सस्पेक्ट मानते हुए अपने तहकीकात आगे बढ़ाते हैं। अब इससे पूछताछ शुरू की जाती है। पहले तो यह बाकी अपराधियों की तरह ही शिवली को मारने से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस वाले उससे थोड़ा सख्ती करती है, तो ओमचिंग मामा एक राज से पर्दा हटाता है। ओमचिंग मामा के किए गए खुलासे को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ओमचिंग मामा बताता है शिवली को किडनैप करने तथा फिरौती के रूप में 2 लाख बांग्लादेशी रुपये को लेने की बात कबूल कर लेता है। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि जब तुमने किडनैप के बाद फिरौती की रकम ले ली, फिर शिवली घर क्यों नहीं पहुंचा? इस पर ओमचिंग मामा आगे बताता है कि हमने किडनैप के कुछ घंटे पहले ही शिवली की हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद भी फिरौती की डिमांड ओमचिंग मामा और उसके साथियों ने इसलिए की थी कि परिवार वालों को पुलिस तक जाने से रोका जा सके और उन्हें गुमराह किया जा सके। ओमचिंग मामा बताता है कि किडनैपिंग के बाद शिवली के परिवार वालों से जो 2 लाख रुपये मिले थे, उसमें से 1.5 लाख वह खुद खर्च कर लेता है और बचे 50,000 बाकी साथियों में बराबर बराबर बांट देता है। जब किडनैपर हत्या की बात कबूल कर लेता है, तो पुलिस वाले अब उनसे शिवली की लाश के बारे में पूछते हैं। इस पर किडनैपर बताता है कि उन लोगों ने शिवली की किडनैप करने के बाद आबादी से दूर कदलपुर नाम के एक इलाके में ऊंची पहाड़ी पर ले जाकर मारा था। खुलासे के मुताबिक यह सभी अपराधी पहले शिवली की हत्या करते हैं, फिर उसके शरीर की हड्डियों से मांस को अलग कर देते हैं। शरीर की हड्डियों को भी कई टुकड़ों में तोड़ने के बाद पहाड़ी पर उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक देते हैं। इसके अलावा इन लोगों ने जो मांस शरीर से अलग किया था, उसे दूर ले जाकर कहीं फेंक देते हैं। इन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो लोग कभी पकड़ा ना जा सके और शिवली की पहचान कभी ना हो सके। इतना ही नहीं, इसमें से एक किडनैपर दावा करता है कि इन लोगों ने जो शिवली के शरीर से मांस अलग किया था, उसमें से कुछ हिस्सा ओमचिंग मामा ने पकाकर खाया भी था। जब अपराधियों द्वारा शिवली की मांस खाए जाने वाली बात मीडिया के जरिए बाहर आती है, तो पूरे बांग्लादेश में चर्चा का विषय बन जाता है। लोग गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। इसलिए देखते ही देखते यह मामला कॉम्यून रूप ले लेता है। अब पुलिस वाले के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर इन लोगों ने एक मासूम लड़के की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की थी। जब इसी सवाल का जवाब ओमचिंग मामा से पूछा जाता है, तो वह एक चौंका देने वाला खुलासा करता है। खुलासे के मुताबिक जब शिवली अपने नौकरी की शुरुआत इस पोल्ट्री फार्म में करता है, तो वहां काम करने वाले बाकी मजदूर शिवली की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर यह लोग काम चोरी किया करते थे, लेकिन मैनेजर होने के नाते शिवली इन लोगों को हमेशा समझाया करता था। शिवली के कई बार समझाने के बावजूद बाकी के मजदूर काम पर ध्यान नहीं देते हैं और चोरी करना जारी रखते हैं। इस पर
सिबली एक दिन सभी को चेतावनी देता है कि अगर तुम लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया तो हम तुम लोगों की शिकायत पोल्ट्री फार्म के मालिक से कर दूंगा। इसी बात पर ओमचिंग मामा और उसके सभी साथी तथा सिबली के बीच झगड़ा हो जाता है। इस झगड़े की जानकारी पोल्ट्री फार्म के मालिक को हो जाती है। फिर एक दिन मालिक सिबली और बाकी वहां के काम करने वाले मजदूरों को बुलाता है और उनसे कहता है कि सिबली यहाँ का मैनेजर है, इसलिए सिबली जैसा कहेगा तुम लोगों को उसके मुताबिक ही काम करना होगा। और साथ सभी मजदूरों को मिलकर और बिना झगड़े किए काम करने की चेतावनी देता है। अब बाकी के सभी मजदूरों को सिबली के अनुसार ही काम करना पड़ेगा, लेकिन ईमानदारी से काम करने में उनका मन ही नहीं लग रहा था और वह सिबली को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं। इसी प्लानिंग के दौरान ओमचिंग मामा अपने बाकी साथियों को किडनैपिंग का आइडिया देता है। बाकी साथी ओमचिंग मामा की इस आइडिया को मान लेते हैं और फिर शुरू में हुई लड़ाई झगड़े के लगभग 2 महीने बाद ओमचिंग मामा और उसके सभी साथियों पोल्ट्री फार्म में ही 28 अगस्त 2023 को शाम में सिबली को किडनैप कर लेते हैं। किडनैपिंग के बाद यह सभी सिबली के परिवार वालों को फिरौती की डिमांड करते हैं। इन लोगों का मकसद फिरौती के जरिए मोटा पैसा कमाना था, लेकिन इन लोगों के मंसूबों पर पानी फिर जाता है जब सिबली ओमचिंग मामा और उसके साथियों को पहचान लेता है। अब इन लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि अगर हमने फिरौती की रकम लेने के बाद सिबली को छोड़ दिया तो यह सभी को किडनैपिंग के बारे में बता देगा और हम सभी पकड़े जाएंगे। इसलिए ओमचिंग मामा अब अपने साथियों से सिबली की हत्या करने की बात करता है। फिर वहां मौजूद 2 अन्य व्यक्ति सिबली को पूरी ताकत से पकड़ते हैं और ओमचिंग मामा सिबली का गला जोर से दबाता है और उस वक्त तक दबाता है जब तक उसकी सांस बंद नहीं हो जाती है। हत्या के बाद सारे सबूत को मिटाने के लिए सबसे पहले सिबली के शरीर से मांस को अलग करते हैं और फिर हड्डियों को पहाड़ी पर जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। इतना सब करने के बाद सिबली के परिवार वालों को फोन करते हैं और एक बार फिर फिरौती की रकम मांगते हैं ताकि परिवार वालों को गुमराह किया जाए और उन्हें पुलिस में जाने से रोका जा सके। लेकिन इनका प्लान फेल हो जाता है और काफी इंतजार करने के बाद सिबली के माता पिता पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और सारे अपराधी पुलिस के शिकंजे में आ जाते हैं। अपराधियों द्वारा किए गए इन सभी खुलासे के बारे पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है और टीम के साथ पहाड़ी पर पहुंचा जाता है जहां अपराधियों ने सिबली की हत्या करने का दावा किया था। फिर यहां सर्च अभियान चलाया जाता है। सर्च अभियान के दौरान कई घंटों की मुशक्कत के बाद पुलिस वालों को फाइनली सिबली के शरीर के कंकाल मिलते हैं। इसी बीच क्राइम सीन पर अब कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसा कि हमने बताया था, आरोपियों द्वारा किए गए खुलासे के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर मीडिया ने इस न्यूज को कवर किया था। आरोपियों द्वारा सिबली के साथ की गई हैवानियत की खबर से लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए जैसे आसपास के लोगों को पता चलता है कि पुलिस अपराधियों को क्राइम सीन पर सबूत इकट्ठा करने के लिए लाई है, तो आसपास में रहने वाले इलाकों की लोगों की यहाँ भीड़ लग जाती है। जब पुलिस वाले सिबली का कंकाल बरामद कर लेते हैं और वहां से ओमचिंग मामा समेत बाकी अपराधियों को लेकर जाने लगते हैं, तभी वहां पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ अचानक से पुलिस की गाड़ी पर हमला कर देती है और पुलिस की पकड़ से इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी ओमचिंग मामा को अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस ओमचिंग मामा को बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सैकड़ों की भीड़ इतनी तेजी से ओमचिंग मामा पर टूट पड़ती है, देखते ही देखते बस कुछ मिनटों के अंदर ओमचिंग मामा वहीं पर भीड़ द्वारा अचानक किए गए हमले की वजह से उसकी मौत हो जाती है। मुख्य आरोपी की मौत के बाद पुलिस बड़ी मुश्किल से बाकी आरोपियों को वहां से लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी जिंदा बचे अपराधियों के खिलाफ जांच आगे बढ़ाई जाती है और फिर मिले सबूत के आधार पर उन लोगों पर किडनैपिंग और हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करके पूरे मामले की सुनवाई शुरू होती है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के पूरे मामले में मर चुका ओमचिंग मामा ही मुख्य साजिशकर्ता साबित होता है। पुलिस वालों को कई ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि सिबली की हत्या में सबसे अहम रोल ओमचिंग मामा का ही था। हालांकि शुरू में ओमचिंग मामा द्वारा सिबली की मांस खाने से संबंधित खबर जो मीडिया में आई थी वह पुलिस की जांच में सही नहीं पाई गई।
पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान ओमचिंग मामा द्वारा सिबली का मांस खाने से संबंधित कोई सबूत नहीं मिलता है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस मामले की सुनवाई अभी भी अदालत में चल रही है। आने वाले वक्त में अपराधियों को अदालत द्वारा सजा मिल भी जाएगी। अब बाकी के अपराधियों को क्या सजा मिलती है वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर शेयर भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। मिलते हैं क्राइम की किसी दूसरी कहानी में। धन्यवाद।